स्वागत है आपका आपके चैनल OCNGS अकेडमी में। जैसे आपको पता है कि हमारी ध्येय आईएएस की सीरीज चल रही है। ध्येय आईएएस में हम जो है आरओ के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जो एग्जाम 11 फरवरी को होना है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हो गए, हम आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं पूछा है, इधर संप्रदाय दे दिया है, इधर संस्थापक दे दिया है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। आजीवक संप्रदाय का क्या कहना था? आजीवक संप्रदाय भौतिकतावादी संप्रदाय था। ये कहता था कि आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन आप अपने जो सुख सुविधा है उसको बढ़ा के चलिए। तो इसका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी है कि जब तक जियो सुख से जियो, अगर आपके पास पैसा ना हो तो ऋण लेके घी पियो। तो ये संप्रदाय बोलता था। बरकरी समुदाय रामदेव नामदेव, बिल्कुल सही बात है। धरकरी समुदाय रामदास, बिल्कुल सही बात है। रामावत का रामानुज नहीं होगा, रामावत का होगा रामानंद। क्या होगा? रामानंद होगा। रामानंद। रामानुज किसके थे? वैष्णववाद के थे। वैष्णववाद के संस्थापक थे, वैष्णववाद के संस्थापक थे। आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुफुदीजनक रोग नहीं है? दमा, एथलीट फुट, खसरा, गंजापन। देखिए फुफुदीजनक मतलब फंगस से नहीं होने वाला रोग कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? खसरा। खसरा किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, किससे होता है? वायरस से होता है। चलिए कुछ वायरस से होने वाले रोग देख लेते हैं। कुछ वायरस से होने वाले डिजीज देख लेते हैं, वायरल डिजीज। पहला है आपका एड्स। कौन से वायरस होता है? HIV वायरस से होता है। ठीक है, ओके। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है डिटेक्शन के लिए? एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, एड्स हो गया। डेंगू हो गया, डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है, मच्छर काटने से। ठीक है, तीसरा हो गया पोलियो। ठीक है, पोलियो। चौथा हो गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फिर हो गया चेचक, चेचक। ठीक है, फिर हो गया छोटी माता जो निकल जाती हैं, छोटी माता। ठीक है, फिर गलसुआ। गलसुआ में क्या होता है? हमारी जो पैरोटेड ग्लैंड्स होती है उसको प्रभावित करता है, और हमारे जो गाल है दोनों ओर सूज जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है? अगला देखते हैं, अगला क्या है ना? हेपेरिस, है ना? हेपेरिस। ठीक है ना? फिर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, क्या नाम है? मेनिंजाइटिस। ठीक है ना? फिर हो जाएगा आपका, है ना, रेबीज। कौन सा? रेबीज, रेबीज। ठीक है ना? तो ये सारे जो है, ये सारे जो है आपके एड्स, ये सब सारी बीमारियां किससे होने वाली हैं? वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके लिए ट्रिक आपको हम थोड़ा सा याद कराएं। इनके पहले वर्ड पकड़िए, इसकी ट्रिक आप बना लेंगे अपने आप। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या, इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक होगी ए डे, ए से एड्स, डे से डेंगू, ठीक, पोइचे, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक। ठीक है, फिर छोग, छोग से हो जाएगा छोटी माता, गा से हो जाएगा गलसुआ, हिम से हिपेरिस, और मेनिंजाइटिस। ठीक है, हरे, हरे से क्या हो जाएगा? रेबीज। ठीक है, एडे पोइचे छोग हिम हरे, 10 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एडे पोइचे छोग हिम हरे, एडे पोइचे छोग हिम हरे। तो इससे आप याद कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है औद्योगिक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बीआईएफआर का गठन 1981 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। दूसरा ऑप्शन है निजी उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है लघु उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य क्या था कि जो उद्योग जीर्ण अवस्था में है या खत्म होने को है, उनको हम कैसे पुनरुत्थान करें, उनका कैसे हम जो है उनको जो है कैसे पुनरुत्थान किया जाए। ठीक है, ये था, उनको वित्तीय सहायता देके। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे विचार करना। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या कितनी सीमांत प्रकार की है? ठीक है, सर्वाधिक जोता कौन सी है? सीमांत प्रकार की है। देखिए जोत कितने प्रकार की होती है? जोत होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की जोत होती है? जोत होती है 4 प्रकार की। जोत होती है 4 प्रकार की। ठीक है, देखिए जोत का आकार कैसे बदलता है, थोड़ा सा जोत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? जोत के प्रकार देखते हैं। ठीक है, जोत के प्रकार। पहली है सीमांत, सीमांत जोत। ठीक है, दूसरी है, सीमांत के बाद हो जाएगा लघु जोत। तीसरी है मध्यम जोत। ठीक है, मध्यम। और चौथी है बड़ी जोत, है ना? इसका क्या क्राइटेरिया है? अगर सीमांत जोत में क्या होगा, अगर 1 हेक्टेयर से कम होगा, भूमि का आकार 1 हेक्टेयर से कम होगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम होगा तो सीमांत जोत होगी। अगर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होगा, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होगा, तो इसको कौन सी जोत बोलेंगे? इसको लघु जोत बोलेंगे। अगर 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होगा, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होगा आपका खेत, तो मध्यम जोत बोलेंगे। अगर 10 हेक्टेयर से अधिक होगा, 10 हेक्टेयर से अधिक होगा, इसको क्या बोलेंगे? बड़ी जोत बोलेंगे। अब जोत का आकार भारत में क्यों छोटा हो रहा, सीमांत प्रकार किसान सबसे ज्यादा क्यों है? देखिए अगर एक फैमिली है, उसके पास 20 बीघा खेत था, अगर उनके परिवार में 4 बच्चे हुए, ठीक है, 4 बच्चे हुए, ठीक है, मान लीजिए कोई परिवार था, ठीक है, उसके पास ये जमीन थी। ठीक है, इतनी बड़ी जमीन थी, ये मान लीजिए जो है 12 हेक्टेयर जमीन थी। ठीक है, 12 हेक्टेयर जमीन थी इनके पास, एक परिवार था कोई। ठीक, इस परिवार में 4 बच्चे हुए, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। अब इनकी शादियां हो गई और ये लोग अलग हो गए। तो अलग हो गए तो फिर क्या होगा? बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा होता है तो फिर क्या होता है? तो फिर यही खेत 4 भागों में बट जाएगा। ठीक है, फिर इनके बच्चे होंगे, है ना? तो जोत का आकार और छोटा चला होता चला जाएगा, फिर इनके ही बच्चे हुए, इनके बच्चे हुए, फिर, है ना? तो ये जोत का आकार छोटा होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए सरकार क्या योजना लाती, चकबंदी वगैरह करती है कि खेत थोड़ा बड़े रहे तो उपज अच्छी होगी, छोटे खेतों में उतनी बड़ी उपज नहीं हो पाती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है, सीमांत प्रकार की ये समझ गए कि हाँ ये ऑप्शन सही है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। हाँ ये भी बात सही है। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, जिनकी अभी 98 वर्ष आयु में अभी इनका निधन हुआ है, 2-3 महीना पहले, है ना? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि किससे संबंधित है। अगर पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। जैसे हरित क्रांति के जनक ये स्वामीनाथन है, वैसे ही जो दुग्ध क्रांति है उसके जो है, दुग्ध क्रांति के लिए जो है कौन जनक है? दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। ठीक है, चलिए, ये बिल्कुल सही बात है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। हाँ बात सही है। देखिए जो सूरत में हीरा संस्थान स्थापित है, ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा हीरा संस्थान है। कहाँ का? पूरे एशिया का सबसे बड़ा हीरा संस्थान है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक, पहला ऑप्शन टायरोसिन, दूसरा ऑप्शन एलिनिन, तीसरा ऑप्शन ग्लूटामाइन और चौथा ऑप्शन आर्जिनिन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा। टायरोसिन जो है प्रोटीन वाले पदार्थों में उपस्थित होता है। ग्लूटामाइन किसमें होता है, गेहूं वगैरह में जो है प्रोटीन उपस्थित होता है, गेहूं वगैरह में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हाँ नहीं जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां इसी क्षेत्र से होती हैं, हाँ और नहीं में। ठीक है, तो हाँ नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। B5, विटामिन B5 को पैंथोनिक अम्ल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। B9 को फोलिक अम्ल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। B12 को फिलोक्विनोन नहीं बोलते हैं, ये विटामिन के का नाम है। इसका नाम है विटामिन के का नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है राइबोक्लोकिन। क्या नाम है इसका, राइबोफ्लोविन नाम है। क्या नाम है, राइबोफ्लोविन नाम है। ठीक है, थोड़ा प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज किसने करी थी, फंक ने करी थी। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, विटामिन के बारे में, विटामिन की खोज किसने करी थी, फंक ने करी थी। चलिए एक चार्ट बना लेते हैं, आपको विटामिन का टॉपिक यहीं पे हम जाएंगे, खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी देखेंगे। जल्दी जल्दी जो है इसको हम करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। विटामिन बी, उसकी कमी से कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी का नाम क्या है, रासायनिक नाम थायमीन है। क्या नाम है, थायमीन है। ठीक है, इसी तरह विटामिन सी का क्या नाम है, स्कॉर्बिक एसिड नाम है। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक, तो विटामिन ए, ठीक, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है, रेटिनाल है। इससे कौन सी, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक, फिर आता है विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन नाम, थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, जो त्वचा का रोग है, इसका है बेरी बेरी। ठीक है, जो त्वचा का रोग है। विटामिन B2 का नाम क्या है, विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन नाम है। ठीक है, इसकी कमी से रोग ये नहीं पूछता है, बस इसका रासायनिक नाम पूछता है, जो पूछता है उसी के बारे में बात करेंगे। विटामिन B3, क्या नाम है, विटामिन B3, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, नियासिन। ठीक, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पैंथो, पैंथो क्या बोलते हैं, पैंथोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पैंथोनिक अम्ल, पैंथोनिक अम्ल। ठीक, अब विटामिन B7 को क्या, B7 को क्या बोलते हैं, विटामिन B7 बायोटीन। तो जब बाल वगैरह झड़ने लगते हैं तो बायोटीन की टैबलेट दी जाती है। ठीक है, तो बाल वगैरह झड़ने में ये विटामिन काम करता है। विटामिन B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड, विटामिन B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड, फोलिक, फोलिक, क्या नाम है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड नाम। ठीक है ना। और विटामिन B12 का नाम क्या है, विटामिन B12 का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन। ठीक है, ये किस में काम आती है, ये बाल झड़ने से रोकने के लिए काम आती है।
ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, ओके। चलिए अब विटामिन डी देख लेते हैं। बी कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा विटामिन बी का। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मिलान के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इधर ए इस साइड ये लिख देता है, बी साइड दूसरी चीज़ें लिख देता है, ठीक है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इस स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं रासायनिक नाम? कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी रोग होता है? रिकेटस। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। इससे क्या होता है? हड्डियां आपकी जो है, हड्डियां आपकी बेंड हो जाती हैं, ठीक है। अब विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफिरोल। क्या नाम है? टोकोफिरोल, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बांझपन हो जाता है महिलाओं में, और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, ठीक है। विटामिन के, इसका नाम क्या है? फ्लोक्यूनोन। क्या नाम है? फ्लोक्यूनोन, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर आपका कहीं पे रक्त कट गया तो जैसे थक्का बन के बंद हो जाता है, तो इससे क्या होगा? अगर आपका ब्लड कहीं से अगर मान लीजिए गिरने लगा तो फिर थक्का नहीं बनेगा और ब्लड बहता ही जाएगा, ठीक है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे लोगों को एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा मौत भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्क्रीन शॉट चाहे तो लेके रख लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना लगभग लगभग साइंस में तय होता है। कई बार ये तो इनसे इनके रासायनिक नाम पूछ लेता है या कमी से होने वाले रोग पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का उद्गम मैकाल पठार नहीं है? ठीक है, पहला क्या है? मैकाल पठार नहीं है। देखिए मैकाल पठार में अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक से ये सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो कौन सी नदी नहीं निकलती है इसमें? इसमें कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इसमें गोदावरी नामक नदी नहीं निकलती है। कौन सी नदी नहीं निकलती है? गोदावरी नामक नदी नहीं निकलती। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। मैकाल पठार पे स्थित है अमरकंटक, अमरकंटक नामक पठार स्थित है। इससे ऊपर एक सोन नदी निकलती है, ठीक है। नीचे महानदी नदी उड़ीसा में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये सोन नदी गंगा में मिल जाती है जाके, ठीक है। और इधर नर्मदा नदी, नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो अपना मुहाना अरब सागर बनाती है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये नदियां एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत की जमीन है थोड़ी ठोस है। ठोस होने की वजह से ये डेल्टा मिट्टी अपने साथ इतना ज़्यादा नहीं ले जा पाती है। तो सेम प्रोसीजर होता है। डेल्टा में क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो है नदियाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आती हैं, गाद लेके आती है। ये गाद कम ले जाती है, इसलिए उस एरिया को एस्चुरी बोला जाता है। ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की क्या? दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को, ठीक है, ओके। चलिए, महानदी पे, नदी पे कौन सा है? हीराकुंड जलाशय है, हीराकुंड बांध महानदी नदी पे स्थित है। क्या है? हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है? महानदी, ये महानदी नदी पे स्थित है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा में जाके मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, नाक कान एवं गले के डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है। किसी का किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि उनको दूर का चीज देखना रहता है। जैसे जैसे उनको पेट में कुछ देखना है, ठीक है, तो वो एक लेंस अंदर डाल देते हैं, तो वो उनको जो है दूर की वस्तुएं थोड़ा आराम से स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, अवतल लेंस की जरूरत होती है, नाक कान गले में जो है, ठीक है। नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं उनको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। उत्तर दर्पण क्या करता है, पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रज्वलित बना देता है, हाँ ये बात सही है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या लगेगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका जो नंबर होगा हमेशा निगेटिव में होता है, माइनस में होता है। जैसे मेरा भी निगेटिव में है, -3.25 है ना, तो वैसे ही, ठीक। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन, सॉरी, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस पे कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसका नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, इसके मोबाइल का, इसके जो चश्मे का नंबर होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें बताना है ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है, सिडनी में स्थित, बिल्कुल सही बात है। सिडनी कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है, सिडनी नहीं, ठीक। काबा कहाँ स्थित है, मक्का में स्थित, हाँ सही बात है। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है, ग्रैंड कैनियन अरिजोना में स्थित, यूएसए में, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। मरकंडा पैलेस कहाँ पे स्थित है, ये मिस्र में नहीं स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है मरकंडा पैलेस, ये इंडोनेशिया में जकार्ता में स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में ही स्थित है, ठीक है। मिस्र में क्या स्थित, मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं, पिरामिड पाए जाते हैं, ठीक। गीजा की झुकी हुई मकार पाई जाती है, गीजा की झुकी हुई मीनार मीनार पाई जाती है, झुकी हुई मीनार, ठीक। और मिस्र में ममी भी पाए जाते हैं। ममी क्या होते हैं, यहाँ के लोग अपने पूर्वजों को दफनाते या जलाते नहीं हैं बल्कि अपने साथ ही रखते हैं। उनके जो शरीर में कुछ ऐसे केमिकल का प्रयोग करते हैं और कपड़े से उनको ढक के रख देते हैं जिससे उनकी बॉडी जो है सड़ती नहीं है, ठीक है, और काफ़ी दिन तक चलती है। मिमीज जो है यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। और मिस्र जो है किस कालीन सभ्यता थी, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है। नीचे दिए गए दो कथन और उनमें कथन और कारण बताना। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती, हाँ सही बात। आर्गन गैस कैसी है, अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय गैस, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए विद्युत बल्ब में भरी जाती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसकी उपस्थिति से उसके जो तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, हाँ ये भी बात सही है कि इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, हाँ बिल्कुल सही बात है, नाभिकीय संलयन है, ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे संभालित नाभिकीय संलयन पर आधारित है, हाँ दोनों कथन सही है। परमाणु बम किस पे आधारित होता है, परमाणु बम आधारित होता है, परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे। किस पे आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पे। चलिए कुछ लोगों के जो है नाम पूछता है ये, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, थॉमसन ने करी थी। परमाणु की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने करी थी। तो इसके लिए ट्रिक आप लोग याद रखिए, ईटा पर नाचो, ईट पर नाचो, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन या थॉमसन, फिर इसका परमाणु का रदरफोर्ड हो जाएगा, इसका न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग रेडी रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, हाँ सही बात है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। केवल जलीय वाले में जो है जीव भार वाला जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, बाकी सब में सीधा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 दोनों, तीनों सही है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसके उपवाद है? ठीक है, चलिए देखते हैं। गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है, और त्रिपुरा, ये इसके ऑप्शन है। ठीक, विधानसभा की स्थापना की बात किसमें की गई है? विधानसभा की बात आर्टिकल 117 में की गई है। आर्टिकल 170 में की गई है। त्रिपुरा में 60 सीटें हैं। ठीक है, त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। गोवा में कितनी सीटें हैं? गोवा में 40, मिजोरम में 40, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, और सिक्किम में कितनी है? 32 सीटें हैं। ठीक है, तो ये इसके अपवाद हो गए। हाँ, कि यहाँ पे सीटें कम है ना, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने रूल बनाया था अधिकतम 40 का और मैक्सिमम 60 का, ये फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 117 में क्या है? विधानसभा की बात की गई है। ठीक है, चलिए कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है? कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है, सॉरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक, यूपी में है, बिहार में है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब नहीं है। तो 5 राज्यों में अभी फिलहाल है। ठीक, चलते आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 148 से 151 के बीच में की गई है। आर्टिकल 148 से 51 के बीच में की गई है। आर्टिकल 149 से एक बार क्वेश्चन पूछा था नियंत्रक एवं महालेखा, एमपीपीसी 2019-19 में क्वेश्चन आया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य किस आर्टिकल में दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने 148 लगाया था, लेकिन उसका आंसर गलत था। उसका आंसर क्या था? 149 आर्टिकल था। क्या था? 149 में कर्तव्य दिए है। 148 में इसके पद की बात की गई है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्या ये प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? जी नहीं, ये प्रसाद पर्यंत नहीं होता। प्रसाद पर्यंत में क्या मतलब? ये होता है कि यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर कभी भी हटा सकता है, ऐसा नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे हटाए जाते हैं, उसी तरीके से इसको हटाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर महान्यायवादी की बात करें तो आर्टिकल 76 में उसका किया गया है। उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के इस पे निर्भर करता है कि वो उसको रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता। मतलब कि कार्यकाल की उसके पास, कार्यकाल की जो है उसका सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित कार्यकाल है उसका, लेकिन इनका कार्यकाल सुरक्षित है कि हाँ, इनको एक तरीके से हटाया जाएगा। ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की बात की गई आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति की बात की गई। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन से आर्टिकल में? 72वें आर्टिकल में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति महाभियोग 61 आर्टिकल के अंदर लगाया जा सकता है। चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आपको हम आर्टिकल बता देते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक, तो आपको ये सब वर्ड रखना है याद। ट्रिक ट्रिक बता रहे हैं आपको। पकानी, ओका, दियो, दसम। बंद कर देते हैं दसम। ठीक, पकानी, कोका, दियो, दसम। ठीक है, चलिए, पकानी, कोका, दियो, दसम राष्ट्रपति का एक पद होगा। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया है कि हाँ, राष्ट्रपति का पद की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 53 में इसके बात की गई है, इसके कार्यकाल की बात की गई है। इसके निर्वाचन की बात किसमें की गई है? ठीक है, ये इसका पद होगा। आर्टिकल में जो है 52 में पद की बात की गई है। ये कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या होगा? इसके निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है, निर्वाचन इसका कैसे होगा? आर्टिकल 54 में इसके निर्वाचन की बात की गई है। ये इसके कोटा की बात की गई है। ठीक है, कोटा की बात की गई है। ठीक है, कोटा में जो है कोटा कोटा की बात की गई है। ठीक है, कोटा आर्टिकल
55 में, ठीक है। दशाएं की बात, दियो दशम में क्या है, हाँ, कि ये जो है कौन कौन सी दशाओं में इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 57 में इसकी दशाएं की बात की गई है, ठीक है। ठीक। फिर योग्यता की बात की इसमें की गई है, 58 में इसकी योग्यता की बात की गई है, ठीक है। इसकी योग्यताएं क्या होगी, ठीक है। दाम से जो है ना, माँ से इस पे महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, महाभियोग, महाभियोग आर्टिकल 61, ठीक है। महाभियोग आर्टिकल 61, ठीक। साथ से इसकी शर्तें की बात की गई है, शर्तें की बात की गई हैं, इसकी कार्यकाल की शर्तें क्या होंगी, ये किसमें है, आर्टिकल 60 में है, ठीक है। दास से क्या है, दास से इसका, ठीक है, सॉरी दशाओं में इसमें नहीं होगा। दियो दशम, ठीक है, दोबारा निर्वाचन होगा, ठीक है, दोबारा निर्वाचन। दास से क्या होगा, इसकी दशाएं दिखाई जाएंगी, किन दशाओं में इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 59 में है। एक बार देख लेते हैं ट्रिक फिर से। पकानी, पकानी पोका दियो दसम, पा से क्या है, इसके पद की बात, ठीक है, एक पद होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 53 में इसके कार्यकाल की बात की, इसका कार्यकाल कितने साल होता है, 5 साल होता है, 5 ईयर होता है इसका कार्यकाल। फिर इसके निर्वाचन की बात की गई, आर्टिकल 54, इसके निर्वाचन में कौन से भाग लेते हैं, संसद के, संसद के दोनों संसद के सदस्य, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और कौन भाग लेता है, विधानसभाएं भाग लेती है, ठीक है, विधानसभाएं भाग लेती हैं, ठीक है। फिर इसके कोटा की बात की गई, इसका कोटा कितना होगा, ठीक है। फिर इसकी बात की गई है ना, फिर इसमें जो है इसके द्वारा, है ना, राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक देखते हैं हम लोग। पकानी कोका दियो दसम, ठीक, पास है इसके पद की बात की गई आर्टिकल 52 में। 53 में इसकी कार्यपालक शक्तियों की बात की गई है कि किसी इसकी नियुक्ति करेगा, जैसे ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक, उसको नियुक्त करता है। निर्वाचन के बारे में इसकी बात की गई, इसका निर्वाचन कैसे होगा, तो इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य इसके भाग लेते हैं। फिर इसके कोटा की बात की गई है आर्टिकल 55 में। फिर इसके कार्यकाल की बात की गई, इसका कार्यकाल कितने साल होगा, 5 साल होगा, इसकी बात की गई है। फिर इसके दोबारा निर्वाचन की बात की गई, हाँ इसका दोबारा निर्वाचन हो सकता है आर्टिकल 57 में। फिर इसकी योग्यताओं की बात की गई है, आर्टिकल 58 में इसकी योग्यता क्या होगी, कि 35 साल का जो है इसकी आयु पूरी हो चुकी हो, और ये जो है ना, किसी लाभ के पत्ते ना हो, ये सारी इसकी योग्यताएं हो गई, ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दसम में जो है दास से दशाएं, ठीक है, इसको कैसे हटाया जाएगा, 59, ठीक, साथ से शर्तें इसकी बात की गई, शर्तों की बात की गई है। फिर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, 61। एक और आर्टिकल जोड़ लीजिए 72, इसकी क्षमादान शक्तियां, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा आप जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, जी हाँ, तीनों क्वेश्चन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, 60वां क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा आपका डी पार्ट, ठीक है, हाँ सही है। आर्टिकल 266 में किसकी बात की गई, संचित निधि की बात की गई, 266 में, ठीक है, 266 में संचित निधि की बात की गई है, 266 में संचित निधि की बात की गई है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सल्तनत काल के प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, ठीक, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। दीवाने बंदगान क्या था, ये दासों का बहुत ही शौकी था, ये दासों का बहुत ज्यादा शौकी था, उसके लिए इसने दीवाने बंदगान बनाया था। इसके काल में सबसे ज्यादा दास थे, लगभग 1.8 लाख दास इसके दरबार में थे, ठीक है। दारुल सफा क्या था, ये एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल था, यहाँ पे मुफ्त में इलाज होता था, ठीक है। दीवाने को ही इससे संबंधित नहीं है, दीवाने, इसका राइट आंसर भी सही हो जाएगा, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक से कृषि विभाग था, ये कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक, MBTT लिख दे रहा है इसके लिए। दीवान इस्तिहाक क्या था, ये इसका पेंशन विभाग था,
ठीक है, पेंशन विभाग था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। इसने इसने जो है नहरों का जाल बिछाया। ठीक, सबसे ज्यादा नहरें इसके काल में बनी। फिर दूसरी चीज आप लोग याद रखेंगे कि इसने 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, आगरा, इन सब की स्थापना इसने करी। आगरा की नहीं करी थी, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने दासों के लिए दीवाने बंदगान बनाया, सबसे ज्यादा दास इसके पाए गए। ठीक, इसने सिंचाई कर लगाया, लगाने वाला पहला मुसलमान था, मुस्लिम शासक था। इसने सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है, फिर इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। ठीक, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। ठीक है, और इसने और इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। ठीक है, 24 कष्टदायक करों को इसने समाप्त किया। ठीक, ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक, टोपरा और मेरठ से ये जो है क्या किया, टोपरा एवं मेरठ से ये अशोक के स्तंभ लेख लेके कहाँ पे स्थापना करवाता है, उसकी उसकी स्थापना ये दिल्ली में कराता है। वो दिल्ली में कराता है। टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ लेख थे अशोक के, उसकी स्थापना दिल्ली में ये करवाता है। ठीक है, इसने खराज, खुम्स, जजिया, जकात। जजिया क्या था, गैर मुस्लिम कर था। जकात क्या था, मुस्लिम पे लगने वाला कर था। खुम्स क्या था, लूट का धन था खुम्स। यही सब 4 ही कर इसने रखे थे। जकात क्या था, एक लगान कर था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसकी आत्मकथा का नाम क्या है, फुतहाते फुतहात ए फिरोज शाही, ये इसकी आत्मकथा है। ठीक है, फिरोज शाही। ठीक, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण भी इसने कराया था, जिसका वर्तमान नाम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम। जिसका वर्तमान नाम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मत दिया है, संस्थापक दिया है, इससे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, सही बात है। द्वैतवाद माधवाचार्य, बिल्कुल सही बात है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एक, ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक चीज और बता दें कि अद्वैतवाद भी एक था। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इसके कौन थे संस्थापक, इसके संस्थापक शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। मार्कंडेश्वर कैसा मंदिर है, सूर्य मंदिर है। इसको विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसको विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया है। ठीक है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्थान दिया है। अब एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, खजुराहो टेम्पल में किस धर्म के जो है टेम्पल है, तो वहां पे बौद्ध और जैन, सॉरी, वहां पे जैन और हिंदू धर्म के जो है मेनली मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। यह मंदिर गुजरात के द्वारिका जिले में स्थित है, बिल्कुल गलत बात है। ये गुजरात के द्वारिका में नहीं स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कुछ फैक्ट महाराष्ट्र से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या महाराष्ट्र में कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, है ना। चलिए, अगर हम ये इंडिया का मैप बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र पड़ेगा आपका। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन कौन से मंदिर हैं, एक सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है। कौन सा मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है। और दूसरा क्या है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। और एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे, और यहाँ पे 3 जो है क्या पाए जाते हैं, 3 यहाँ पे ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं। कौन से 3 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, कौन से ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में 3 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। एक घृष्णेश्वर है, क्या है, घृष्णेश्वर मंदिर है, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। फिर दूसरा त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका है भीमा शंकर देव है, भीमा शंकर देव मंदिर है। ठीक है, भीमा शंकर देव मंदिर है। अगर हम इसके टाइगर रिजर्व की यहाँ पे बात करें, कितने टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित है, कितने टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था, 1973 में चला था।
अगर यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात करें तो टडोबा, टडोबा, ठीक है, सह्याद्री, 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 नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा, ठीक है, फिर मेलघाट, 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 फिर बोरघाट, बोरघाट, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा? इसको याद करने का ट्रिक भी यहीं पे देख लीजिए। इसको याद करने कैसे याद करेंगे? याद करेंगे टसन में बॉय। क्या याद करेंगे? टसन में बॉय, ठीक है। टा से टडोबा, सह्याद्री, नवेगांव नागजीरा, मेलघाट, बोरघाट। तो ये आपको याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलें आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाए। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका केवल एक सही हो जाएगा, ठीक, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे पूरब में स्थित है? सबसे पूरब में कौन सी स्थित है? सबसे पूरब में जो है छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छोटा नागपुर के पठार में क्या है कि बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। मैकाल रेंज में अमरकंटक पाया जाता है। अमरकंटक नामक पहाड़ी पाई जाती है। अमरकंटक, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है। दक्षिण में कौन सी नदी जाती है? महानदी जाती है। यहाँ से 3 नदियों का संगम होता है और यहाँ से नर्मदा नदी जाती है। महानदी पर ही हीराकुंड जलाशय बना हुआ है। नर्मदा नदी पे क्या है? सरदार सरोवर बांध बना हुआ। क्या बना हुआ? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बने हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटेकर जी ने चलाया था। मेधा पाटेकर जी ने चलाया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे कोयला क्षेत्र दिया है और अवस्थिति की बात की गई है और पूछा है कौन सा नहीं है। नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। पहला तालचर महानदी उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल सही बात। कर्णपुरा दामोदर घाटी वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल सही बात। सिंगरेनी गोदावरी घाटी में, बिल्कुल सही बात। सिंगरौली नर्मदा घाटी में नहीं है। सिंगरौली कहाँ पे है? सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। सोन नदी पर है। कहाँ पे स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़े। अब बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताना है, ठीक है। पावना विद्रोह कब हुआ था? पावना विद्रोह हुआ था 1873 में, ठीक है। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। एका आंदोलन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अब क्या पूछता है इसमें? इसमें पूछता है कि इनके नेता कौन थे। तो एका आंदोलन के मदारी पासी थे। मदारी पासी इसके जो है नेता थे। ताना भगत के कौन थे? जतरा भगत थे। जतरा भगत थे, ठीक है। इसके संस्थाल विद्रोह के कौन थे? संस्थाल विद्रोह के सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू एंड कान्हू इसके जो है शब्द थे। पावना विद्रोह के कौन थे? पावना विद्रोह के, इनका नाम याद रखिएगा, ईशान चंद्र राय। क्या नाम था? ईशान चंद्र राय। इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएस यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या लगाना है आपको? वो लगाना है, क्या बोलते हैं, क्रम लगाना है। तो दो, पहले दो हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर तीन चार, दो एक तीन चार, ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मोरीबन डेल्टा बंगाल की डेल्टा का उपस्थित भाग है। हाँ बिल्कुल सही है। बंगाल के ही डेल्टा में कौन से सुंदर नामक वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसी को है सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि हाँ ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि नहीं करता है। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं को अभाव होता है। हाँ सही बात है, ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे।
चलिए, फल शर्करा कौन सी है? फल शर्करा भी कहा जाता है फल शर्करा। पहला ऑप्शन माल्टोज, दूसरा ऑप्शन राइबोज, तीसरा ऑप्शन फ्रक्टोज, चौथा ऑप्शन लैक्टोज। तो फल शर्करा किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को बोलते हैं। 2500 बार क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, हर जगह पूछा गया है। लैक्टोज कौन सा है? इसको दुग्ध सा, दूध एवं पनीर में पाया जाता है, दूध एवं पनीर में पाया जाता है, ठीक है। माल्टोज किस में पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है उस अनाज वगैरह में माल्टोज पाया जाता है, अनाज, अनाज में माल्टोज पाया जाता है, ठीक है। राइबोज शर्करा किसमें पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? डीएनए में। राइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बताना है, ठीक है। ये वन भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता क्या होती है कि एक ही वैरायटी के कई सारी चीजें वहां पे पाई जाए, अलग अलग तरह के जंतु पाए जाए, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाए, जिनकी वैरायटी बहुत ही ज्यादा हो। हाँ, जहाँ पे वर्षा होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उस तरह का रहेगा, तो वहां पे ऐसी चीजें पाई जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा लेक्चर्स को। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हम आप लोगों के लिए क्या नया ले आए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।